नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास लोक निर्माण विभाग जैसी महत्वपूर्ण जवाबदेही है, राकेश सिंह जी आज हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका इंडिया 24 में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म में श्रम कोश का आनंद भरकर देखिए, कर्म में जन भावनाओं का छंद बनकर देखिए। लोक निर्माण मतलब पब्लिक के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, ये इतना बड़ा काम है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। तो एक सोच जो आपकी यूएसपी हो, जिसको लेकर आप आए हों लोक निर्माण के लिए। लोक निर्माण से लोक कल्याण। जिस दिन मैंने इस विभाग का पदभार संभाला था और पहली बैठक हमने अधिकारियों के साथ की थी, तो उसी दिन तय किया था कि इस विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण। एक सरकार के नाते, सरकार का मंत्री होने के नाते, और मैं मानता हूं कि विभाग में कार्य करने वाले सारे अधिकारी भी, हम सबकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है और हमारा किया हुआ, सरकार का किया हुआ कोई भी कार्य वो कल्याणकारी कार्य होना चाहिए, लोक कल्याण का होना चाहिए। लेकिन इस भाव का प्रगटीकरण विभाग के हर इंजीनियर और हर अधिकारी के भीतर हो, उस दृष्टि से लोक निर्माण से लोक कल्याण, ये हमने विभाग की टैगलाइन को बनाया है। तो ये सर, ये जो टैगलाइन, इसका सृजन, ये मतलब ये आपकी सोच का सृजन है। इसके पहले विभाग में ये पंचलाइन नहीं थी सर? जी नहीं, ये मैंने कहा ना आपको कि जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर अवगत कराया था कि मैं ये टैगलाइन को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। और उसमें उनकी पूरी सहमति थी जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि उसका प्रगटीकरण हमारे कार्य में झलके, हमारे व्यवहार में झलके और वो सिर्फ लाइन बनकर ना रह जाए। तो कई ऐसी जगहों पर जहाँ जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको बहुत सहजता से स्वीकार किया। कोई आनाकानी नहीं की, कोई बचने की कोशिश नहीं की कि जो गलत है उसको ठीक करते हैं और जब काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी। तो नहीं लगा कि अगर हम स्वीकार करते हैं, आजकल स्वीकार्यता की भावना सर शून्य होती जा रही है। तो ऐसे में स्वीकार करना कि नहीं ये गलती, इसको ठीक करते हैं, आगे नहीं हो इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं। देखिए, जहाँ गलत है तो गलत को सही कैसे ठहराओगे? आप नहीं ठहरा सकते। और बजाय इसके कि हम गलत को सही साबित करने की कोशिश करते रहें, बल्कि व्यवहारिक रूप से उस गलती को ठीक करें। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सही को गलत कह रहा है और उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने में हो सकता है, तब फिर सही को सही ठहराना ये भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। अभी जबलपुर में एक जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, बहुत ही आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो एक नायाब नमूना है। तो आपका चूँकि गृह क्षेत्र भी है, तो उस परिकल्पना को कहाँ से कैसे अंजाम दिया, क्योंकि जबलपुर को बहुत ज़रूरत थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2004 में जब मैं पहली बार सांसद बना था जी, तो अपने संकल्प पत्रों में कुछ बातों का समावेश मैंने किया था जी। उसमें फ्लाईओवर भी था, उसमें रिंग रोड भी थी, उसमें आईटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी थीं, उसमें कनेक्टिविटी भी थी, उसमें एयर सर्विस भी थी। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व के छाया में मुझे ये सब करने में सफलता मिली। और ये बिल्कुल सच है कि विकास के कार्य योजना बनाकर करना, यानी पहले आप उसके बारे में विचार करिए, विचार का संकल्प करिए, फिर उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करिए, तो थोड़ा कठिन काम होता है जी। क्योंकि व्यवहारिक कठिनाइयाँ, जब आप सोचते हो तो आप सोचते तो मन से हो जी जी। और मन से सरकारें नहीं चला करती, व्यवस्था नहीं चलती, तो फिर बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। जी जी।
लेकिन उनको दूर करते हुए व्यवहारिकता के आसपास अपनी सोच को लाकर खड़ा करना, जी तो आप अगर लगातार प्रयास करते हो तो मुझे लगता है कि फिर प्रकृति भी आपके साथ न्याय करती है और वो धरातल पर उतरता है। फ्लाईओवर तभी सोचा था जी। लेकिन उस समय संभव नहीं था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। बहुत बड़ा। तो देश में जैसे ही माननीय मोदी जी का नेतृत्व मिला है और पूरे देश में विकास आधारित राजनीति की शुरुआत हुई, तब लगा कि अब किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने, एक दूरदर्शी नेता, और वो जबलपुर आए थे, मेरे ही निवास पर एक कार्यक्रम था और वहाँ जबलपुर के भविष्य का जो रोड मैप था वो मैंने उनके सामने रखा। उसके पहले उनसे मेरी बातचीत कई दौर की हो चुकी थी और सारे अधिकारी और सब लोग थे, तो उसमें मैंने फ्लाईओवर की बात भी रखी, उस दिन रिंग रोड की बात भी रखी, उसमें नेशनल हाईवे की बात भी रखी। तो कुल मिलाकर उन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा वहाँ होने के बाद और उनकी सभी की उन्होंने स्वीकृति भी मौखिक रूप से प्रदान कर दी। जी तो शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन हमने तो, चूँकि वो सड़क नेशनल हाईवे है, था वो पहले NH7 था, जी तो ये मानते हुए उनसे मांग की थी और उन्होंने भी यही मानते हुए कि ये नेशनल हाईवे है उसको स्वीकृति दे दी। जी। लेकिन बाद में जब 2-3-4 महीने के बाद उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए तो दिल्ली में अधिकारियों से मिलने, मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी की घोषणा थी, उन्होंने कहा थी, मैंने कहा फ्लाईओवर के लिए उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल कहा था। तो मैंने कहा अब आगे का स्टेटस क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि वो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा कि वो घोषणा थी नेशनल हाईवे पर, जी। अब वो नेशनल हाईवे नहीं है तो घोषणा भी नहीं है। फिर यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, एक संघर्षों का एक दौर, और बहुत उसके लिए कठिनाइयाँ सामने आईं। लेकिन मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें जो कहती हैं वो हमारी करती हैं। और माननीय गडकरी जी ने चूँकि कहा था तो उन्होंने कहा मैं इसको किसी भी स्थिति पे करूँगा। फिर तय हुआ कि इसको CIRF से, केंद्रीय रिजर्व फंड से करेंगे। अब इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट था तो केंद्रीय रिजर्व फंड से कैसे हो। लेकिन बहुत बाधाएं, बहुत कठिनाइयों के बाद, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर था, शहर के बीच से होकर गुजरना था, माननीय न्यायालय में लोग पहुंच गए, वहाँ की आपत्तियां दर्ज हो गईं। तो ऐसे करते 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 एक एक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है देश का कि जिसमें सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। केवल ये पहला प्रोजेक्ट है देश का जिसमें केंद्रीय रिजर्व फंड से सबसे ज़्यादा राशि किसी एक प्रोजेक्ट को मिली है। स्वीकृत। और मुझे लगता है कि यह पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें स्वीकृति उपरांत संशोधन हुआ, क्योंकि ये स्वीकृत तो था दमोह नाका से और मदन महल, लेकिन जब स्वीकृत होने की स्थिति बनी तो अधिकारियों ने उसको मदन महल से बलदेवा करके छोड़ दिया। जी। फिर एक विरोध और मांग दोनों चीज़ें शुरू हुई। फिर वो संशोधन भी मैंने इसमें कराया और 200-300 करोड़ रुपए इसमें जोड़े गए। तो इस तरह से एक लंबे सामूहिक प्रयासों का ये परिणाम है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सर नीचे ओपन जिम, किड्स जोन, गेमिंग जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब मुझे लगा था कि जब ये बन रहा है तो आमतौर पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते ही हैं, लेकिन इसमें अलग हटकर क्या है, तो उसमें फिर हमने बास्केटबॉल का एक कोर्ट भी नीचे बनाया जो बहुत सुंदर कोर्ट है और जल्दी ही वो फंक्शनल हो जाएगा। तो उसके साथ में हमने वो भी बनाया और ये कोशिश की कि इसका पूरा पूरा उपयोग हो, इसलिए उसके अलग अलग जगहों पर रैंप भी हमने उतारे। तो कुल मिलाकर एक लंबे समय और प्रयासों के बाद, लेकिन बनने में उसको बहुत समय नहीं लगा। आमतौर पर इतनी बड़ी संरचना जब शहर के भीतर से गुजरती है तो बहुत समय लगता है, लेकिन ये 4.5 साल के समय में ही ये पूरा हो गया। तो डिपार्टमेंट्स में जैसे आपने कहा कि पारदर्शिता बढ़ानी है, जिम्मेदारी से काम करना है और एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को दी है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जा सकती है कि अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं है। सबसे बड़ी जवाबदेही है हमारे सुदूर अंचलों में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने कनेक्टिविटी की एक नई परिभाषा गढ़ी। उस परिभाषा को और बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या कुछ नवाचार आपके जहन में हैं?
बिल्कुल, अलग अलग विभागों के पास में अलग अलग अपना कार्यक्षेत्र है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पूरे ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता था। अब प्रदेश में आए तो हमारे पास में ग्रामीण विकास विभाग की भी सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग की तो हैं ही, और उसके बाद फिर नगर निगम की भी सड़कें हैं। तो सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र है। सर, मेरे हिस्से में जो लोक निर्माण विभाग के हिस्से में जो सड़कें हैं, उन सड़कों में स्वाभाविक है का एक बड़ा हिस्सा इसी पे ही है। सर, महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ उठता है कि लोग जब चलते हैं ना तो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये ग्रामीण विकास विभाग की सड़कें हैं, नगर निगम की हैं और पीडब्ल्यूडी की हैं। सामान्यतः लोगों का मानस ये रहता है कि सड़क है तो पीडब्ल्यूडी की होगी। तो आपको नहीं लगता कि इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है ना वो विभाग के पास ज़्यादा हैं। ठीक है, नगर निगम करे अपने बजट से, लेकिन एक कई बार होता है नगर निगम ने सड़क बना दी, फिर बाद में पीडब्ल्यूडी की वहाँ कोई संरचना जानी थी, तो एक अच्छा तालमेल बन जाए इन डिपार्टमेंट्स के बीच में। देखिए, सबके अपने अपने, मैंने कहा कि कार्यक्षेत्र हैं, सबके मंत्रालय अलग अलग हैं, अधिकारी अलग अलग हैं, लेकिन सरकार एक है जी। तो उस नाते से समन्वय में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन चूंकि सड़कें अलग अलग हैं तो जिम्मेदारी है। अब जिस दिशा में विभाग जा रहा है तो हमारी एक एक सड़क की मैपिंग हो रही है, और आने वाले समय में हमारी एक एक सड़क हमारे पास दर्ज होगी डिजिटल। और हाँ, और वो हम सिंगल क्लिक के माध्यम उसको देख सकेंगे और हर सड़क के बारे में हम ये लिख सकेंगे, बता सकेंगे कि कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक हमारी है, लोक निर्माण विभाग की है। और केवल इतना नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो डेटा इकट्ठा करने का काम हो गया, लेकिन इसके साथ में जिन नवाचारों की आपने बात की है वो कर रहे हैं जी। जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि अब बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे बचे होंगे जहाँ 2 लेन सड़कें हैं, वहाँ उपयोगिता के आधार पर, ट्रैफिक के आधार पर 4 लेन बनाने की बात हो रही है। जहाँ 4 लेन है हम उनको और अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अभी नेशनल हाईवे के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का MOU भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, ये जो अभी एक ग्रीन फील्ड परियोजना जो मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। जी जी जी। तो इस तरह से हम उस पर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आती है गुणवत्ता की, और क्योंकि अनेक कारणों से विभाग इस बात के लिए, आमतौर पर लोग मानते थे कि सड़कें बनी हैं तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी। मैंने अलग अलग इंजीनियर्स को अलग अलग राज्यों में भेजा था, चीफ इंजीनियर्स को, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करके आइए, नवाचारों का अध्ययन करके आइए। बाद में मैं स्वयं गुजरात पूरी टीम को लेकर गया था, और उनके आधार पर हमने भविष्य का एक रोड मैप तैयार किया है। सबसे पहले तो ये तय किया है कि अब आने वाले समय में बिटुमिन यानी डामर जी अब हम स्थानीय नहीं खरीदेंगे, वो केवल सरकारी रिफाइनरी का ही होगा। जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनसे ही उसको खरीदेंगे। और जिस गुणवत्ता की सड़कें बनाएंगे, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि शायद 6 महीने बाद, साल भर बाद हम ये कह सकेंगे कि मध्य प्रदेश में भी हमारी डामर की बनाई हुई सड़कें 6 साल 5 साल चलती हैं। जी जी। जिन लोगों को हमने इंजीनियर्स को अलग अलग राज्यों में भेजा था, उनके अनुभव बड़े अच्छे आए थे। जी। और उन्होंने कहा, तेलंगाना में जो चीफ इंजीनियर गए थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि साहब, जिस सड़क पर हम खड़े हैं 6 साल पहले बनी है, लेकिन लगता है कि 6 महीने पहले बनी है। तो मैंने कहा यही देखने के लिए आपको भेजा है। तो उसके बाद बैठकर व्यापक विचार विमर्श मंथन हुआ, और जो इस रोड मैप की मैंने बात की है उस पर हम आगे बढ़े। तो इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में हम सड़कें बना रहे हैं, लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है, वो है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण के साथ तालमेल करके हो। आमतौर पर सड़कें बनती हैं तो ये माना जाता है कि पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है। तो मैंने कहा कि ये भी विभाग की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को भी उसके साथ तालमेल बनाकर काम करें। तो आने वाले समय में हर 1 किलोमीटर सड़क पर एक रिचार्ज बोर हम बनाने जा रहे हैं। 2 किलोमीटर पर 2, अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर गुंजाइश ऐसी नहीं है कि रिचार्ज बोर बने, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो 3 किलोमीटर पर 3 तो बनाना ही पड़ेंगे।
ओह। और ऐसा हर किलोमीटर पर ये रिचार्ज बोर तैयार होगा भूजल सहेजने के लिए। दरअसल में बारिश का पानी आता है, हम सभी इसको कहते हैं कि ये पानी ज़मीन के नीचे रिसाना चाहिए, लेकिन कहते हैं विभाग के नाते मुझे लगा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक। तो इसके साथ साथ सड़क बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग होता है। मिट्टी कहीं से भी, अभी तक तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं था कि कहाँ से निकालना है, तो कहीं से भी लेकर मुरम मिट्टी डाल दिया करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 10 किलोमीटर से अधिक की कोई भी सड़क अगर बनना है तो एक निर्धारित स्थान से ही मिट्टी निकलेगी कलेक्टर की सहमति से। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि जहाँ से मिट्टी निकाले वो एक तालाब के रूप में उसको निकाले, यानी उधर एक तालाब बने छोटा तालाब बनने के बाद उसका नाम होगा लोक कल्याण सरोवर। एक बोर्ड लगेगा, उस पर उसका नाम लिखा होगा, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, यानी पूरा उसका आकार प्रकार वो उस पर लिखा होगा। अभी लगभग 500 के आसपास लोक कल्याण सरोवर हम लोग बना चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे कार्य में, कार्यशैली में ये समाहित हो जाए, इस पर अभी मुझे लगता है कि और भी काम करने की आवश्यकता है। पेड़ के साथ तय किया है कि जब सड़कें बनती हैं तो पेड़ कटते हैं, तो जो 1 मीटर से ऊपर का कोई भी पेड़ होगा तो वो ट्री कटिंग नहीं, ट्री शिफ्टिंग होगी। इसको भी हमने एसओआर में शामिल कर दिया है, यानी पेड़ हम काटेंगे नहीं, उसको शिफ्ट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को करते समय कहीं ना कहीं मुझे ध्यान में आया कि हमारे इंजीनियर्स के मन में ये बातें आती हैं कि भाई ये तो हमारा काम नहीं है। तो उसको लेकर हमने एक वर्कशॉप की, प्रदेश के पूरे 1700 इंजीनियर्स को बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे। पर्यावरण के साथ समन्वय, इस पर बाकायदा एक वर्कशॉप हमने की और उसमें सभी को सवाल जवाब के साथ ये बताने का प्रयास किया कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें ही इसको करना है। तो मुझे खुशी है कि इंजीनियर्स ने भी इसको आत्मसात किया है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। इसके आप साथ में, मैं जब अहमदाबाद गया था, गुजरात गया था, तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट भी मैं गया था, वहाँ पर फिर उनके साथ बातचीत हुई और वहाँ के जो महानिर्देशक हैं टीपी सिंह जी, फिर मैंने उनको भोपाल बुलाया। अभी तक लगभग 2 से 3 बार वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम IPMS तैयार करवा रहे हैं, इंडियन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रैम्स बना रहे हैं, रोड एसेट मैनेजमेंट जी। कुल मिलाकर किसी भी परियोजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक, क्या बेहतर निविदा की शुरुआत से लेकर निविदा कब होना है यहाँ से लेकर सब कुछ उस IPMS में होगा। सिंगल क्लिक से देखा जा सकेगा, पेमेंट से लेकर समय वृद्धि से लेकर सब कुछ उसके माध्यम से ही करना पड़ेगा। स्टेज बाय स्टेज सब कुछ रहेगा, तो उसमें और सबकी समय सीमा रहेगी, तो अनावश्यक विलंब नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करने में आसानी होगी और इंजीनियर्स के साथ भी जिम्मेदारी का भाव और भी अधिक बढ़ेगा। हर रोड की रफनेस की जानकारी हमारे पास में होगी। सड़क के किनारे नाली कितनी दूर है, वहाँ पर खंबा कितनी दूर पर लगा हुआ है, प्राइवेट लैंड कहाँ पर है, सरकारी ज़मीन कहाँ पर है। ये सर सब ऐप बेस्ड होगा? ये सारा का सारा हमारे उस सिस्टम का हिस्सा होगा जो हम तैयार करा रहे हैं। तो ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के सहयोग से होने वाला है और सड़क की रफनेस भी हमारे पास होगी कि अब ये सड़क ख़राब होने जा रही है तो हमारे पास में उसकी जानकारी होगी। उसके साथ साथ अभी पिछले दिनों हमने जो प्लांटेशन विश्व पर्यावरण दिवस पर किया था, तो उसको भी अब हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं जी। यानी लगभग 1 लाख का लक्ष्य रखा था, 2.5 लाख पौधे लगाए थे। अब सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से उनकी देखरेख हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक ऐप बनाया जी, वो है लोकपथ। आमतौर पर लोगों की शिकायत होती है कि सड़कों में गड्ढे होते हैं। तो एक थोड़ा सा मुझे इस जगह पे, चूँकि मैं खुद भी एडवर्टाइजिंग फील्ड का व्यक्ति हूँ, तो यहाँ थोड़ा मेरा जेलस फैक्टर काम कर रहा है। ये पंचलाइन लोक निर्माण से लोक कल्याण और अब कर्तव्य पथ, लोकपथ, तो ये आइडियाज़ किसी क्रिएटिव एजेंसी से ले रहे हैं या खुद ही ले? नहीं, आप जब कुछ करने के बारे में विचार करते हो, सोचते हो, तो स्वाभाविक है कि शब्द भी वही आएंगे जो आपको ठीक काम करने की प्रेरणा दें और ठीक दिशा में लेकर जाएं। ये प्रकृति का नियम है। तो ये लोकपथ भी
जब तय किया था तो बहुत से नामों पर विचार किया, लेकिन अंततः हमें सोचा कि ये लोकपथ का नाम ही उचित होगा। और इसमें बाहर से हमने कहीं किसी से ना पूछा है, ना ही कोई जानकारी पंचलाइन में भी और इस हाँ, टाइटल में दोनों में कहीं कोई वो नहीं है। तो लोकपथ जब हमने बनाया तो इस सोच के साथ कि जनता की भागीदारी होना चाहिए। जनता की शिकायत तो होती है, भागीदारी नहीं होती, लेकिन भागीदारी इस मायने में नहीं होती, और जनता को उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई उसकी जानकारी भी नहीं मिलती। ठीक बात। तो ये तय किया कि किसी भी सड़क पर अगर कोई गड्ढा है तो लोग उस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। बड़ी संख्या में लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वो फ़ोटो खींचें उस ऐप से, वो जियो टैग्ड फ़ोटो होगा जी। तो सीधा उसी क्षेत्र के इंजीनियर के पास जाएगा, और उस इंजीनियर की जिम्मेदारी है, और चूंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर उस गड्ढे को भरे और भरकर वापस से उसकी फ़ोटो डाले। अगर 7 दिन तक उसे ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर हमें कठिनाइयाँ थोड़ी सी इस तरह की आना शुरू हुई कि बहुत सी सड़कें लोग ऐसी उनके हिसाब से फ़ोटो खींच के डाल देते हैं जो हमारी होती ही नहीं है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर वो शिकायत, तो अब हमने उसमें भी बहुत सारे संशोधन किए। अब लोगों के पास वो टाइम फ्रेम अब संदेश जाना शुरू हो गए। अगर वो सड़क हमारी नहीं है तो उनके पास संदेश पहुंच जाएगा। अब उसका जो टाइम 7 दिन का है, अब उसको घटाकर हम 4 दिन करने जा रहे हैं। अरे वाह। अभी 97% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जब ये ऐप बनाया था तो बड़ी चिंता थी विभाग के लोगों को कि ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी और लोग शिकायतें करेंगे और हम क्या करेंगे, मार वाली स्थिति। बिल्कुल। तो मैंने उनको समझाया कि आखिरकार गड्ढे तो हम भरते ही हैं, ये काम भी हमारा, सड़कें हम बनाते ही हैं, ये हमारा ही काम है। तो अगर हमें जनता ही ये बता रही है कि फलानी जगह पर गड्ढा है तो क्यों नहीं हम उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उस चुनौती को अवसर में बदलें। 5 महीने उस ऐप को बने हुए थे, और कौन बनेगा करोड़पति में श्री अमिताभ बच्चन जी ने लोकपथ ऐप पर एक सवाल किया। क्या बात। तो ये विभाग के इंजीनियर्स के लिए भी हौसला बढ़ाने वाली बात थी कि जो ऐप विभाग का है उस पर इतने बड़े मंच पर उस पर चर्चा हो रही है, उस पर प्रश्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बढ़ा कि ऐसे कार्य हमको करना चाहिए। और आज पूरा विभाग इन नवाचारों को लेकर उत्साहित है। अब हम ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बना रहे हैं जी विभाग के सारे इंजीनियर्स का, क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है और हम ये मान लें कि वो इंजीनियर है तो उसको सब कुछ पता है, तो ये हमारी गलती है जी। समय के साथ साथ उसको अपडेट और अपग्रेड करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति पे सर बहुत डीप जाकर कोई भी काम करता है ना सर, तो उसके पास एक्सप्लेनेशन बहुत होते हैं, आंसर बहुत होते हैं। तो मैं इस साक्षात्कार के इस दौर में मेरा ही हौसला टूट रहा है कि मैं विभाग से संबंधित कोई और प्रश्न क्यों करूं, क्योंकि मुझे इतना सुनने समझने को मिल गया है कि अगर ये धरातल पर आ गया तो मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश में एक उदाहरण बनेगा। अब मैं व्यक्तिगत आपकी बात कर लेता हूँ सर। एक जो आपका मानसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो किन तंतुओं से मिलकर बना है? कभी सांसद होते हैं, वहाँ सचेतक होते हैं, कभी संगठन के अध्यक्ष होते हैं, तो फिर एक अपने कनिष्ठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में उस कैबिनेट के सदस्य होते हैं, फिर मंत्री होते हैं, काम करते हैं। मानस समान रहता है, वो उसमें फ़र्क नहीं आता। ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं उसमें कि मैं वहाँ था, मैं अभी यहाँ आ गया, मैं वहाँ चला गया, ये जो चेंजेस होते हैं इससे दिमाग हिलता नहीं है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का पहला भाव और मतलब भी यही है कि जो निर्णय हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। हमारे यहाँ कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व कहता है कि सबसे पहले देश के बाद फिर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का उठाया हुआ एक एक कदम देश हित में है, देश के कल्याण के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 में से 18 घंटे काम करते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व में सारे लोग अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो जब नेतृत्व हमारे पास इतना अच्छा उदाहरण है तो उस पर आगे बढ़ना कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जो भी निर्णय नेतृत्व करता है ये मानते हुए कि वो देश हित में है, वो प्रदेश हित में है, वो पार्टी के हित में है और वो जनता के हित में और उसके साथ साथ हमारे अपने हित में भी है, ये स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। तो जितनी भी बातें आपने बोली बिल्कुल सच है।
कि मैं पार्लियामेंट में चीफ व्हिप रहा, मुख्य सचेतक था, 8 साल तक था। जी जी। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी था, दूसरे राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी की भूमिका में भी मैं रहा हूँ। लेकिन जब ये तय हुआ और 20 साल में मैंने सारी भूमिकाओं में आपको देखा है सर। 20 साल और में ये स्टाइल चेंज नहीं हुई। ये मतलब एक टैगलाइन ये भी दे सकते हैं कि ये स्टाइल का मामला है। ये स्टाइल चेंज नहीं हुई सर, वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं हुई, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं आप हुई। ये कह सकते हैं कि भाव चेंज नहीं हुए, भाव नहीं बदले। जी जी। और उन भावों के साथ काम करना तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी अब है। देखिए सर, आपसे जूनियर जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री हैं, आपसे जूनियर कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, और जूनियर को सिरोधार्य करना पार्टी ने बनाया, कोई ईगो नहीं, कोई कलह नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, बड़ा स्मूथ ऑपरेशन चल जाता है। जब मैं जिलाध्यक्ष बना था 99-2000 में भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग उस समय जिले में काम कर रहे थे और जिन्होंने लंबा संघर्ष पार्टी के लिए किया था। और जब मैं अध्यक्ष बना तो उन सब ने मुझे हाथों हाथ लिया, कंधों पर बिठाया, साथ दिया और पार्टी के आंदोलनों में, उस समय हम विपक्ष में थे, लगातार अपनी भूमिका निभाई। फिर मैं सांसद बना, मुझसे कई वरिष्ठ लोग, योग्य लोग मौजूद थे, लेकिन मैं सांसद बना। जी। फिर मैं पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष बना, फिर उपाध्यक्ष बना, फिर महामंत्री बना, फिर उपाध्यक्ष बना, फिर उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बना। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी कहानी यही थी जी। कि और भी लोग थे, जी। लेकिन बनना किसी एक को था। पार्टी ने निर्णय मेरे लिए किया, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। तो ये तो भूमिका इस तरह की बदलती रहती है, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। जी। भाव यही है कि जनता के हित में पार्टी जो निर्णय ले रही है उसको स्वीकार करो अनुशासन के साथ, और केवल स्वीकार नहीं करो, उसके अनुरूप आपका आचरण और व्यवहार दिखना भी चाहिए। और इसलिए जब पार्टी ने तय किया कि विधानसभा लड़ना है, मैं तो देश का अकेला सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिसकी हर चुनाव में लीड बढ़ी है, 4 चुनावों में जी जी। लगातार। 2009 में जब सबकी लीड घटी थी तब भी मेरी लीड बढ़ी थी। जी। तो लगातार बढ़ती रही। लेकिन पार्टी ने तय किया कि विधानसभा लड़ना है तो विधानसभा लड़ गए। ये तो हमें मालूम नहीं था कि पार्टी क्या निर्णय करने वाली है आगे। उन्होंने कहा कि मंत्री बनना है तो मंत्री की भूमिका में। क्योंकि पार्टी के कार्य के लिए पूरा देशाटन किया है, कई प्रदेशों में दायित्व संभाला है उनके प्रभार का, तमाम अलग अलग पदों पर, तो पार्टी को बेहतर समझते हैं। एक आरोप लग रहा है वोट चोरी का, अभी ईवीएम शिफ्ट हो गया है, तो क्या चोरी है सर? आपके प्रश्न के साथ उसके पीछे छिपा हुआ हास्य भी यही बता रहा है कि दरअसल में ये आरोप ही अपने आप में हास्यास्पद हो चुका है। पहले जब भी चुनाव हारे कांग्रेस तो ईवीएम की गलती, उनकी सरकार बन जाए किसी राज्य में तो फिर वहाँ ईवीएम का दोष नहीं है, जहाँ नहीं बनी तो वहाँ ईवीएम को। दुर्भाग्य ये है कि इतनी बेशर्मी के साथ, ये शब्द पता नहीं कैसा होगा, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ आप आरोप लगाते हैं। एक राज्य में आपकी सरकार उसी चुनाव में बन रही है, वहाँ ईवीएम की गलती नहीं है। दूसरे राज्य में आपकी सरकार नहीं बन रही है तो वहाँ ईवीएम की गलती है, और आप बाकायदा सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करते हो, लोकसभा में खड़े होकर आप आरोप लगाते हो। ये बेशर्मी है। और जब ये लगातार लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया में भारत की साख बढ़ी, विश्व में भारत को अलग नजरों से देखा जा रहा है। आज देखिए, वो कह रहे हैं विदेश नीति फेलियर हमारे है। बिल्कुल उनको कहने का अधिकार है, क्योंकि 60 सालों तक नेहरू की नीतियों ने देश को क्या दिया? पाकिस्तान बनवा दिया, जिन्ना दिया, कश्मीर 2 निशान 2 विधान और 2 प्रधान इस देश को दिए, वर्ग संघर्ष दिया, लोगों को वोट बैंक के रूप में बदल दिया, जातियों के भीतर भेदभाव उत्पन्न किए। ये नेहरू की नीतियां थीं। और क्या नीतियां थीं? विदेशों में क्या सम्मान था हमारा? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व में न केवल भारत की साख बढ़ी, हम विश्व की 5वीं, अब 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 55-56 सालों तक कांग्रेस की सरकारें, केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर और प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस का हुआ करता था। कितना सुनहरा अवसर था उनके पास, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन क्या किया? जहां उनकी सरकारें नहीं बनी उनको गिराने का काम किया, अलोकतांत्रिक तरीके से।
वहाँ पर कोई नियम विरुद्ध बात नहीं हुई। जब जिसको जो चाहा उसके साथ वैसा व्यवहार किया, न्यायपालिका को पर टिप्पणी की। लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी जी के अंदर भावी प्रधानमंत्री की छवि देख रही है सर। उनको अधिकार है। देखिए, इस देश की विडंबना है। बहुत हंस के कहा सर, ऐसा क्यों? उनको अधिकार है। मैंने कहा कि इस देश में दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश की आज़ादी के बाद अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और नेहरू जी और कांग्रेस के नेता जानते थे कि इस ताकत को हम कैसे उपयोग करना है। अगर कांग्रेस खत्म हुई तो सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी। लेकिन उस कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में लोगों ने अच्छे, जिसमें सरदार पटेल भी हुए हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी हुए हैं, जिनका ये लोग नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे लोगों ने जहां पर काम किया हो, उस कांग्रेस की आज ये हालत हो जाए, इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाए कि जहां जहां देश के विरोध का कोई मंच है, उस मंच पर राहुल गांधी खड़े दिखाई दें। जहां जहां देश का और देश की सेना का अपमान हो सकता है, वहां वहां राहुल गांधी के बयान आए। जहां देश को अस्थिर करने वाले ताकतें मौजूद हों, उन ताकतों से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दें। ये कांग्रेस और इसका नेतृत्व ये होगा। उनको अधिकार है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस चल नहीं सकती। तो कांग्रेसियों की ये मजबूरी है। मुझे याद है, जब मैं पार्लियामेंट में था तो मुझे कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, दिलीप सिंह जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं चीफ व्हिप था, उनका एक भाषण मैंने ही तय किया था कि उनको बोलना है, और उन्होंने जिस निडरता मुखरता के साथ उस दिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी की धज्जियां उड़ाई थी, पूरा सदन उस समय उसको सुन रहा था। उसके बाद कांग्रेस, बड़े दोपहर का भोजन का समय हुआ, कांग्रेस के लोग बाहर निकल रहे थे, तो उनके एक साथी ने मुझसे कहा कि साहब, आपके पास तो एक से एक वक्ता हैं बोलने वाले, हमारे हिस्से में तो ये ही आए हैं। तो अगर इसी के कारण कांग्रेस की ये हालत है। आपके इस वक्तव्य को मैं इस तरह से कि बद से बदतर दिन बीतेगा अब सारे का सारा, और कांग्रेस का सूरज निकला अंधा और आवारा। मुझे लगता है कि शायद अब वो समय आ गया है जी कि धीरे धीरे लोग इस बात को स्वीकार करने लगेंगे, बड़ी संख्या में तो कर चुके हैं, कि इस देश में कांग्रेस राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहती है तो कम से कम गांधी परिवार के दायरे से उसको बाहर निकलना होगा। जी। दूसरे योग्य लोग होंगे तो हमें भी फायदा है। आने वाले 20, 25, 50 सालों तक तो भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, लेकिन कम से कम एक स्वस्थ विपक्ष तो होगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का इस तरह से तो विरोध नहीं होगा जिस तरह से आज हो रहा है। तो समय सर हमें इस बहुत ही रोचक चर्चा को विराम देने की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर मैं आपको यूँ परिभाषित करूं कि वक्त के पर्वत पिघलते जाएंगे, काम करिए हल निकलते जाएंगे, अवसरों में मुश्किलें मत खोजिए, हाथ से अवसर निकलते जाएंगे, मुश्किलों में खोजिए अवसर नए, रास्ते खुद आप बनते जाएंगे। तो ये रास्ते सिर्फ सड़कों के नहीं होंगे, उस सोच के होंगे जो प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा करेगा और देश के दिल को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान सम्मान दिलाएगा। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के लिए कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अच्छी पंचलाइन होगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।